प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सुलग रहे हैं दिलों में कई सवाल, जिंदगी कैसे जिए ये भी एक सवाल। सुलग रहे हैं दिलों में कई सवाल, जिंदगी कैसे जिए ये भी एक सवाल। उठा के सिर जियो बनोगे तुम मिसाल, उठा के सिर जियो बनोगे तुम मिसाल। बन जाओ तुम ही वो मिसाल, हो जाओ तुम ही वो मिसाल। बन जाओ तुम ही वो मिसाल, हो जाओ तुम ही वो मिसाल। चाय पीजिए। सरोज, मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गई। 20 लाख का इन्वेस्टमेंट। अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है, इतनी अच्छी बनी है कि बस कीजिए, भगवान के लिए इन कागजों पे अपने सपनों के महल मत बनाइए। हमें कुछ नहीं चाहिए, बहुत आराम से हैं हम, सुख में हैं। और कौन से सुख की आदत है हमें जिन्हें छू जाने का हमें दुख है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो आदमी एक बार फैक्ट्री लगा सकता है वो दोबारा भी लगा सकता है। इस रिपोर्ट को देखते ही बैंक मैनेजर मुझे लोन दे देगा, देगा, देखना। पापू, आप कहीं नहीं जाइए। अरे तुम लोग मुझे कुछ काम करने के देते हो, हैं? अरे क्यों डांट रहा है उसको? अच्छा बेटा, कहाँ जा रहा है? कुछ समझ में नहीं आता एक बार समझाने से तुझे? अरे अम्मा अम्मा अम्मा, नहीं जाऊंगा तो तुम्हारी बहू के सोने के कंगन कैसे छुड़ाऊंगा? हैं? बताओ, तुम्हें मालूम नहीं है उसने सब गिरवी रख दिया फैक्ट्री के चक्कर में। लेकिन मैं एक एक चीज छुड़ाऊंगा। मुझे अपनी जिम्मेदारी मालूम है। जगदम्बा प्रसाद जी, अभी जरा जल्दी में हूं। आइए जगदम्बा जी। दीपा, मनीषा, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। आइए पिताजी, कैसे आना हुआ? सरोज, दुनिया कैसी कैसी बातें मना रही है, कुछ खबर है तुम्हें? कैसी बातें? देखो, जो हो गया सो हो गया। काशीनाथ को जो सदमा पहुंचा है उससे उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा है। कोई भी होता ऐसा ही होता उसके साथ। बिजनेस में घाटे को पचाना हर एक के बस की बात नहीं। कुछ दिन में वो खुद ही इस हालत से बाहर आ जाएंगे। बेटा, हम सब यही चाहेंगे कि ऐसा हो, मगर मेरी राय में डॉक्टर से सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। ऐसी हालत में इंसान को जल्द से जल्द बाहर आना चाहिए, नहीं तो वो नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। और हमारे पास डॉक्टरों को देने के लिए कुछ है भी तो नहीं। इस घर को ये फैक्ट्री निगल गई। मेरे होते आप क्यों फिक्र करती हैं पैसों की?
अपनी बेटी को इतना सुख देने का तो हक रखता हूं कि उसका पति दिमागी तौर पर स्वस्थ हो। जब ऐसी नौबत आएगी तो मैं आपसे खुद कह दूंगी। ये मैनेजर मेरी बात समझा नहीं। प्रोजेक्ट पढ़ना चाहिए था ना सरोज। जगदम्बा प्रसाद जी नमस्ते। अच्छा हुआ आप आ गए। हटो सरोज, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। जगदम्बा प्रसाद जी आप बताइए मेरे इस प्रोजेक्ट में क्या गड़बड़ है, आप बताइए। वो मैनेजर समझता नहीं। आप मारिए गोली, आप लगाएंगे पूंजी, लगा दीजिए। ऐसी चलेगी फैक्ट्री की। अरे सरोज, तुम कह रही थी ना कि बिजनेस में घाटा, पूंजी संकोच मत करना। चलिए। अच्छा समझ गया, आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपकी बेटी को सुख देने के लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन फैक्ट्री लगाऊंगा, जरूर लगाऊंगा। सरोज, जिस नौबत का तुम इंतजार कर रही हो वो आ गई है। मेंटल हॉस्पिटल जाकर इलाज कराओ। अमीर बनने के ख्वाब ने काशीनाथ जैसे कितने इंसानों को पागल बना दिया है। हाँ, क्योंकि आप जैसे अमीर लोगों ने हमेशा उन्हें उनकी गरीबी पर उंगली रखकर उन्हें नीचा दिखाया है। उनकी इस हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं, आप हैं। आज अगर मैं गरीब घर में पैदा हुई होती तो मेरा ये भरा पूरा परिवार यूं ना बिखर जाता। ये मैंने बना दी रिपोर्ट। तुमने कहा था रात को जाग के बनाना, मैं पूरी रात को जाग के, देखो सब डिटेल्स। यार अब तुमको भी प्रोजेक्ट बनाना सीख लेना चाहिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज लगानी। दुर्गा, तुम्हारी मौत मैं जानता हूं सब मेरी वजह से हुआ है। मैं क्या करूं यार? क्यों बार बार आप अपने आप को दोषी मानते हैं काशी भैया? मैं दोषी हूं शीला भाभी। दुर्गा की मौत मेरी वजह से हुई है। पर शीला भाभी, मैंने तय किया है कि अब मैं एक और फैक्ट्री लगाऊंगा और इस बार दुर्गा के नाम से लगाऊंगा, दुर्गा केमिकल्स। देखिए मैंने पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है। देखो पूरा डिटेल में है। ये मैं दर्शन को दिखाने आया था, उसको पसंद आए तो वो लगाए पूंजी, और अगर वो चाहेगा तो मैं मैनेजर बन जाऊंगा। ये सब छोड़िए, दर्शन बस अभी आता ही होगा। आज तो मैं आमने सामने बात करके रहूंगी। न दे हो आपको हिस्सा, लेकिन फैक्ट्री में मैनेजर तो बना सकता है ना? नहीं शीला भाभी, मैं दर्शन के सामने पढ़ना नहीं चाहता। वो भड़क जाएगा। क्या मतलब? आपको कुछ कहा दर्शन ने? नहीं, कोई खास नाराज नहीं हुआ। मैं ही जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ गया था। मुझे नौकरी मांगने जाना ही नहीं चाहिए था। मेरे सर से तो दुर्गा की मौत का कर्जा तब उतरेगा जब मैं दर्शन को बिजनेस में बराबर का हिस्सा दूंगा। मैं दूंगा। ये देखो मैं दूंगा। वो काम नहीं करेगा तब भी दूंगा। आप ये दर्शन को दिखाइएगा, ये रखिए, आप दर्शन को दिखाइएगा। नहीं चाय फिर कभी पी लेंगे।
हेलो। दर्शन बाबू है घर में? अभी तो नहीं आए हैं। कब तक आएंगे? कभी भी आ सकता है। अभी तेरा फोन था। किसका था माँ? पूछने से पहले ही काट दिया उसने। कोई बात नहीं। माँ ये पेपर कैसे हैं? ऐसे क्या देख रही हो? तूने काशी भैया से क्या जवाब तलब किया? मैंने? उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है। क्यों अनाप शनाप बोलता है? माँ उस आदमी का दिमाग खराब हो गया है, पागलों जैसे बर्ताव करता फिर रहा है। आया था मेरे पास नौकरी मांगने। अब भला ऐसे आदमी को कैसी नौकरी दे दूं? देख दर्शन, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूं, ये फैक्ट्री तुझे फलेगी नहीं। काशी भैया को मैनेजर बना ले, उनका घर भी चल जाएगा और किसी की बद्दुआ लेकर तू खुश नहीं रह पाएगा। माँ उस आदमी ने तुझे विधवा बना दिया और फिर भी तू उसकी तरफदारी करती है। मैं जो भी हूं मेरी किस्मत का रचा है, मगर तू मेरा कहना मान ले। नहीं माँ, मैं अपने पिता के हत्यारे को अपनी फैक्ट्री में कभी नौकरी नहीं दूंगा। काशी भैया तेरे पिताजी के मौत के जिम्मेदार नहीं है। तो फिर कौन है? हेलो दर्शन। दर्शन बाबू, मैं शंभू। याद नहीं आया आपको? इस नाचीज ने एक छोटा सा काम किया था आपका। एक आदमी के हाथ से 4 लाख रुपए छीन कर आपको दिए थे। धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। सुनो, तुम वही हो ना जिसने मुझसे पैसे छीने थे? कौन? तुम वही हो? अरे रुको रुको, मैं जानता हूँ तुम वही हो। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। हिरन में आती हूँ। भैया भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? छाया, छाया मुझे वो मिल गया, मैंने उसे पहचान लिया। हाँ हाँ, वही जो मेरे रुपए छीन कर भागा था। अब मैं उसे पुलिस में पकड़वा कर रुपए वसूल करूंगा। फैक्ट्री फिर से मेरी हो जाएगी, फैक्ट्री फिर से मेरी हो जाएगी। भैया घर चलिए, अब वो फैक्ट्री आपकी कभी नहीं हो सकती। चलिए भैया घर चलिए। उस मक्कार औरत की ये मजाल कि मेरे खिलाफ चुनाव में खड़ा होने की सोच रही है। मेरा तो बेटा चला गया आपकी इस लड़ाई में। मत कहो उसे बेटा, वो आस्तीन का सांप निकला। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए? पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। धीरेन, बेटा तू आ गया? अब तू यहीं रहेगा ना? नहीं माँ, मैं अपना बचा हुआ सामान लेने आया हूँ। कौन सा सामान? तेरा है ही क्या इस घर में? अपने आप को मेरी औलाद कहता है और बाहर उस औरत के साथ मिलकर अपने बाप को नीचा दिखाने की सोच रहा है। पिताजी, पिताजी अपनी बहू को गाली मत दीजिए। धीरेन, अपनी जबान को लगाम दे और जाके समझाओ उस औरत को कि मेरे सामने चुनौती बनकर ना खड़ी हो, वरना बहुत बुरी तरह कुचल दी जाएगी। इसका फैसला तो जनता ही करेगी पिताजी, और कौन कुचला जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। सुन रही हो अपने इस कमीने के बकवास? कैसी निकम्मी औलाद पैदा की है तूने। मेरी औलाद तो अच्छी थी, आप ही के कर्मों ने उसे ऐसा बना दिया। कौन से कर्म? किन कर्मों की बात कर रही है तू? वही जो आपने देवर जी के साथ किया, छल कपट करके अपने ही घर वालों को धोखा दिया। अरे मैंने बचा लिया दुर्गा के पैसों को। अगर मैं और दर्शन मिलके काशीनाथ की फैक्ट्री नहीं हड़पते तो अब तक काशीनाथ दुर्गा को कब का अलग कर चुका होता। तो उसे कितनी बार कहा है, 4 लोगों के बीच ये बात जाहिर मत किया करो। और खबरदार, आज के बाद तुमने दुर्गा और उसकी फैक्ट्री के बाद में एक भी लफ्ज बोला तो। धीरेन, सुन बेटा, ये हमारा बेटा नहीं है, दुश्मन है हमारा ये। भैया आपने मुझे बुलाया? आओ प्रभात, बैठो। प्रभात, इस साल तुम्हारे परमानेंट होने का चांस पक्का हो गया है। आपको कोई शक था इस बात में? काफी मेहनत से काम करता हूं मैं। मुझे पता है, लेकिन मैंने तुम्हें यहां सिर्फ यही खबर देने के लिए नहीं बुलवाया है। तो फिर? एक सलाह देता हूं प्रभात, जीवन में गांठ बांध कर रख लेना। इंसान इंसान की भलाई के लिए ही इस पृथ्वी पर आया है।
लेकिन समय के साथ साथ निस्वार्थ सेवा और भलाई का भाव थोड़ा कम हो रहा है, और समय के साथ चलना ही अपनी भलाई है। काफी गोलमोल संवाद बोल गए आप। मेरी समझ से परे। देखो, मेरा इशारा तुम्हारा छाया की ओर झुकाव से है। तुम उसकी मदद करना चाहते हो हर तरीके से। नहीं, मैं इसमें कोई बुराई नहीं देख रहा, मगर इस मामले में भी तुम। एक मिनट, आपका इशारा चुनाव प्रचार की तरफ तो नहीं? हाँ, वही मतलब है मेरा। चंदू बाबू के खिलाफ खड़े होकर वो जो कुछ कर रही है, उसमें हम क्यों बुरे बने? तुम इस विवाद में ना पड़ो तो ही अच्छा है। तुम्हारी सर्विस परमानेंट होगी या नहीं, इसका निर्णय उन्हीं के हाथ में है। चाहे इसे महज औपचारिकता ही समझो, मगर वो चाहे तो। भैया, मैंने लगन से स्कूल में अपनी जिम्मेदारी निभाई है। मुझे परमानेंट इसलिए किया जाना चाहिए, ना कि इसलिए कि मैं छाया का साथ छोड़कर चंदू बाबू की मदद करने लगूं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि तुम चंदू बाबू के चुनाव में कोई मदद करो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम छाया के चुनाव प्रचार में कोई हिस्सा ना लो। किसी एक पक्ष का साथ छोड़कर अचानक चुप बैठना भी तो एक तरह से दूसरे पक्ष की मदद करना ही है। प्रभात, ये एक दृष्टि की बात है। तुम चाहे तो इसे इस दृष्टिकोण से ना देखो, मगर इसी में तुम्हारी भलाई है। भैया, अगर मुझे अपनी नौकरी परमानेंट करवाने के लिए अपने जीवन के दृष्टिकोण बदलने पड़े तो मैं नौकरी बदलना ज्यादा बेहतर समझूंगा। क्यों धीरेन, आज इतने चुपचाप खाना क्यों खा रहे हो? एक अजीब सी उलझन है दिमाग में। कैसी उलझन? आज जब मैं अपना सामान लेकर घर से लौट रहा था तो मैंने माँ और बाबूजी की कुछ बातें सुनी। कैसी बातें? कुछ ऐसा किया है बाबूजी ने और दर्शन ने मिलकर जिससे तुम्हारे भैया का बहुत नुकसान हुआ है। मतलब? चाहे मुझे इस बात की तह तक पहुंच जाने दो, उसके बाद ही मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाऊंगा। धीरेन, तुम भी बहुत भोले हो। आखिर कौन बताएगा तुम्हें ये सब बातें? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। सबसे पहले मैं माँ से मिलकर बात करूंगा। इसका मतलब है कि तुम आज मेरे साथ नहीं चल रहे हैं? कहाँ? अरे, आज तुम्हें बस्ती के लोगों से जाके मिलना है, और आज हम पहली बार उन लोगों से मिलकर उनके दुख सुख पूछकर चुनाव प्रचार का घोषणा पत्र भी निकालने जा रहे हैं। अच्छा, प्रभात नहीं आएगा आज? नहीं, प्रभात जी तो आएंगे। हाँ, तो ठीक है ना, तुम उनके साथ चली जाना। मैं माँ से मिलकर ही आऊंगा। ठीक है। लीजिए चाय। चाय गर्मा गर्म। धन्यवाद। लीजिए बिहारी बाबू। धन्यवाद। आप भी लीजिए प्रभात जी। छाया जी, पहली बार इस बस्ती के लोगों को ये एहसास हो रहा है कि सचमुच उनके लिए कोई कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है। छाया जी के बारे में मैं ऐसी बात करने को मजबूर हो जाता हूँ कि इनमें नेतृत्व के लक्षण जन्मजात मौजूद हैं। भाई, शिक्षिका हूँ ना, और शिक्षिका का पहला अनिवार्य गुण है नेतृत्व, इसलिए शायद थोड़ा बहुत सोच लेती हूँ। नहीं छाया जी, इस बार इस बस्ती के लोगों का कल्याण निश्चित है। मैं आज ही इन लोगों की समस्याओं को लेकर एक घोषणा पत्र तैयार कर लेता हूँ, जिसमें हम वादे बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि उनके मुद्दों को, समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि हम एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हमारे पास बहुमत जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे पास जनमत है, और यही जनमत हमारी आवाज़ है, हमारी ताकत है। वाह बिहारी बाबू, ऐसा भाषण देना आप छाया जी को भी सिखा दीजिए।
प्रभात जी, वक्त आने पर अच्छा खासा बोल लूंगी मैं। हेलो। धीरेन बेटा, मुझे ये किन पापों की सजा मिल रही है जो मुझे तुमसे अलग रहना पड़ रहा है? माँ, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ माँ। छाया भी तुम्हारे ही बारे में सोचती रहती है, लेकिन माँ, हम दोनों ऐसे अपमानित होकर तो इस घर में नहीं रह सकते ना। अब क्या करें? पिताजी का अहंकार अगर इतना बड़ा है तो क्या करें? औरत को कुचलकर अपना अहंकार पूरा करना, ये तो बुज़दिली है। मैं तो 30 सालों से सहती आ रही हूं, मगर आज तक किसी बाहर वाले को अपना दिल का दर्द नहीं बताया। तू बेटा है, इसलिए तुझसे कह रही हूं। माँ, तुमने इतने साल से कभी कुछ नहीं कहा तो क्या मुझे पता नहीं था? कमजोर की लाचारी तो बिना कहे सुनाई पड़ती है। शायद मेरी तकदीर में ही यही लिखा है। पर बेटा, तुम मुझसे मिलने आते रहना। ये जब घर पे नहीं होंगे मैं तुझे फोन कर दिया करूंगी। आजकल तो ये छाया का नाम सुनते ही भड़क जाते हैं, और वो दर्शन आग में घी डालने का काम करता है। अच्छा माँ, उस दिन तुम और बाबूजी काशी भैया को लेकर कुछ बात कर रहे थे ना? हाँ माँ, कुछ गोलमाल है क्या? शायद मुझे इन्हीं पापों की सजा मिल रही है। माँ, मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है, बताओ। धीरेन बेटा, ये बात किसी को बताना मत। नहीं। दर्शन और तेरे पिताजी ने दोनों ने मिलकर काशीनाथ जी के पैसे छिनवाए थे किसी गुंडे के जरिए, और फिर उन्हीं पैसों से गिरवी रखे मकान के कागजात छुड़वाए, और दोनों ने फैक्ट्री हड़प ली। इसी सदमे से दुर्गा की मौत हुई है। तो उन्हें मालूम था ये सब? नहीं, मगर बाद में पता चल गया था, और जिस पल उन्हें पता चला उसी वक्त उन्हें दिल का दौरा पड़ा, और वो ये बात किसी को बता नहीं पाए। जी माँ, पिताजी इतना नीचे गिर सकते हैं? वो तो जाने और क्या क्या करेंगे। तेरे बेटा, इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ कि छाया से तू बोल कि वो उनके खिलाफ चुनाव ना लड़े। नहीं माँ, अब तो छाया ये चुनाव जरूर लड़ेगी। बाबूजी जैसे लोगों के हाथ में अगर अधिकार आ गए तो फिर उनका दुरुपयोग ही होगा। चलता हूं माँ। धीरे बेटा, मेरी बात ध्यान में रखना, किसी को बताना मत। ठीक है माँ, फिलहाल तो किसी से नहीं कहूंगा, लेकिन वक्त आने पर मैं ये बात छिपाऊंगा भी नहीं।